Welcome everyone to the part 3 of the end of bipolarity chapter. So in this video, we will be covering the topic shock therapy and its consequences. So let's begin. तो अब जो कोलैप्स हो गया सिस्टम कम्युनिज्म का, तो जितनी भी कंट्रीज फॉलो करती, कौन सी कंट्रीज फॉलो करती थी सिस्टम को, जो एक टाइम पे यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी, तो अब क्या होगा, ये एक ट्रांजेक्शन से होकर जाएंगे। ठीक है, ये एक पेनफुल प्रोसेस रहता है इन लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो अथॉरिटेटिव सोशलिस्ट सिस्टम था, उससे अब ये कंप्लीट शिफ्ट लाएंगे डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्ट सिस्टम में। तो ये जो मॉडल हम देखते हैं ट्रांजेक्शन का, ये किन किन कंट्रीज में हमें मिलता है? रशिया के अंदर ये चेंज देखते हैं हम, सेंट्रल एशियन कंट्री में और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। और इन सबको हेल्प कौन करता है इन सब में? देखिए, क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन होगा ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। ये जब भी एक सिस्टम बदला जाता है उसके लिए क्या चाहिए? उनको पैसे चाहिए। तो ये उनको पैसे कौन प्रोवाइड करता है? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को जिसमें ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, नहीं तो ट्रांजेक्शन के थ्रू जाते हैं फ्रॉम सोशलिस्ट सिस्टम टू अ डेमोक्रेटिक एंड कैपिटलिस्ट सिस्टम, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? शॉक थेरेपी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर्स में आ भी चुका है कि व्हाट इज शॉक थेरेपी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस। और ये या तो 4 मार्कर की तरह आया है, नहीं तो 6 मार्कर की तरह हमने देखा इसको आते हुए। तो ये जो है, ये मोस्टली वो कंट्रीज के अंदर हम एक्सपीरियंस करते हैं शॉक थेरेपी, जो एक टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज का पार्ट हुआ करती थी। ठीक है, तो अब हम आगे देखिए। यहाँ पे ये पूरा मैप बन रखा है सेंट्रल ईस्ट यूरोपियन एंड जो कंट्रीज कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट होड का। तो जितनी भी कंट्रीज यहाँ मार्क हो रखी है, ये कंट्रीज एक ना एक पॉइंट पे शॉक थेरेपी से गो थ्रू होके कैपिटलिस्ट नहीं तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी का पार्ट बनती है। ठीक है, यहाँ पे ईच ऑफ द कंट्री रिक्वायर टू मेक अ टोटल शिफ्ट टू अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, टोटली शिफ्ट क्यों? क्योंकि जो हमारा सोशलिस्ट सिस्टम हुआ करता था वो कम्प्लीटली डिफरेंट हुआ करता था कैपिटलिस्ट का। ठीक है, कैसे डिफरेंट हुआ करता था, आप ये पार्ट 1 पे जा सकते हैं, हमने उसमें डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब इन्होंने क्या करना है, रूट आउट करेंगे कंप्लीटली जो इनका ओल्ड स्ट्रक्चर हुआ करता था सोवियत पीरियड के टाइम, इन्होंने उसको डेवलप किया था। तो अब क्या होने वाला है, यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप आने वाली है। पहले के टाइम पे सोशलिज्म क्या करता था, प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रेफर नहीं करता था, तो वहां पे जितनी भी प्रॉपर्टी होती थी वो क्या होती थी? स्टेट ओन्ड होती थी। हम यहाँ क्या देख रहे हैं? प्राइवेट ओन है। ये क्या बन जाता है? डोमिनेट पैटर्न बन जाता है प्रॉपर्टी ओनिंग का। प्राइवेटाइजेशन देखते हैं हम एसेट्स और कॉर्पोरेशन की। ठीक है, और साथ साथ में कलेक्टिव फार्मिंग जो यूएसएसआर के अंदर प्रैक्टिस हुआ करती थी एक टाइम पे, वो क्या हो गई है? वो अब रिप्लेस हो गई है प्राइवेट फार्मिंग के साथ। और साथ साथ में कैपिटलिज्म हम एग्रीकल्चर के अंदर भी देखते हैं। प्राइवेट कैपिटलिज्म हम एग्रीकल्चर के अंदर कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए, जैसे ये पीस ऑफ लैंड हुआ करता था, तो इसके अंदर मान लेते हैं हम 4 डिफरेंट फार्मर्स अपने रिसोर्सेस पुल करके काम करते थे। ठीक है, तो अब जितना भी काम करेंगे, जो भी प्रॉफिट आ रहा था वो इक्वली 4 में डिवाइड कर लेते हैं। अब क्या आ गया है? कैपिटलिज्म आ गया इनके अंदर। तब कैपिटलिज्म में क्या होगा, ये जमीन इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड होगी और अब क्या मिल जाएगी सबको? अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। ठीक है, अब क्या हुआ, इनके अंदर एक हम चेंज देखते हैं, ड्रास्टिक चेंज। क्योंकि पहले के टाइम पे ये लोग ट्रेड करते थे नहीं, बाहर की कंट्रीज के साथ तो ट्रेड हुआ नहीं था इनका, तो अब ज्यादातर ट्रेड्स हो रहे हैं। अब फ्री ट्रेड जोन्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, साथ साथ में ये लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लाना चाहते हैं अपनी कंट्रीज में, ताकि इन्हें क्या मिले? और ज्यादा अपना सिस्टम ओपन कर सके। जो टेक्नोलॉजी और जो कम्युनिकेशन गैप इनका वर्ल्ड के साथ पहले के टाइम पे बिल्ड हो रखा था, उसको क्या कर सके? मिनिमाइज कर सके। इसी वजह से इनको इन्वेस्टमेंट भी आ रही थी, फाइनेंशियल ओपननेस भी देखते हैं हम इनकी कंट्री के अंदर। और करेंसी की कन्वर्टेबिलिटी के बारे में भी पता लग जाता है कि इनकी करेंसी कितना होगी डॉलर्स के साथ अगर हम मैच करेंगे। फाइनली जो ट्रांजेक्शन है उससे क्या होता है? ब्रेकअप होता है एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंसेस का अमंग द कंट्रीज ऑफ सोवियत ब्लॉक। हमने क्या बात करी थी, जितनी 15 रिपब्लिक्स हैं वो क्या करती थी? ट्रेड इंटरनली ही करती थी। ठीक है, जितनी भी 15 रिपब्लिक्स हैं ये एक दूसरे के साथ ही ट्रेड करती थी, ये किसी वेस्ट की कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करती थी। तो अब क्या होगा, ये सिस्टम ही कोलैप्स हो गया। फिर जो इनके ट्रेड अलायंसेस बन रखे थे पहले के टाइम पे, वो भी क्या हो गए? कोलैप्स हो गए। क्योंकि अब ये वो कंट्रीज तो रही नहीं है, ये क्या हुई है? ये एक न्यू और इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनी है, जिनके खुद के अलग मोटिव्स हैं, खुद के अलग चॉइसेस हैं, और इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करी है वर्ल्ड में। तो अब इनकी जो न्यू आइडेंटिटी है उनके हिसाब से ये लोग ट्रेड करने वाले हैं। जितने भी पहले के टाइम पे ब्लॉक हुआ करते थे जो शॉक थेरेपी के अंदर गो थ्रू करे हैं, वो अब क्या हो गए? डायरेक्टली वेस्ट के साथ लिंक हो गए। ठीक है, पहले इनका लिंक होता था वेस्ट के साथ नहीं। इनको अगर वैसे बाय
चांस अगर इन्हें लिंक करना भी है तो इन्हें यूएसएसआर की पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, ठीक है, इसी कम्युनिस्ट पार्टी की, ठीक है, फिर वहां से वो लोग आगे जाकर कर सकते थे, बट ऐसा कभी हुआ नहीं, ठीक है। चलो, these states were thus be gradually absorbed into the Western economic system. The Western capitalist country now became the leader and thus guiding and control the development of the region throughout various agencies and organizations. अब जितनी भी कंट्रीज जो है, ठीक है, जो पहले के टाइम पे सोवियत ब्लॉक का पार्ट हुआ करती थी, अब वो क्या कर रही हैं, वो वेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को एक्सेप्ट कर रही हैं। जब एक्सेप्ट कर रही हैं तो जो ये वेस्ट कैपिटलिस्ट स्टेट थे, अब ये क्या, इनके नए नए लीडर्स इमर्ज होंगे। अब ये लीडर्स क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे यहाँ की डेवलपमेंट, और डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस भी आएंगे जो इनकी डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, जैसे कि आईएमएफ एंड वर्ल्ड। दैट इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। और जो शॉक थेरेपी है, जिसकी वजह से जो लोगों ने यूटोपिया सोचा था कि फाइनली अब हमारे सिस्टम में ओपननेस आएगी, हमें डेमोक्रेसी मिलेगी, कैपिटलिज्म को हम एक्सेप्ट करने वाले, हमारी पहले से टेक्नोलॉजी बेटर हो जाएगी, हमारा जो पहले वर्ल्ड था, जो हम पोस्ट सोवियत कंट्रीज फॉलो करती थी, वो क्या होगा, कंप्लीटली चेंज होगा। उन्होंने एक सपना देखा था जो बट नहीं हो पाता कंप्लीट, मास कंजम्पशन का, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमीज डिजास्टर आ जाते हैं कंट्रीज में, स्पेसिफिकली उन कंट्रीज के अंदर जो कि यूएसएसआर का पार्ट होती है। रशिया में हम देखते हैं कि जो लार्ज स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रीज होती थी वो क्या हो गई, कोलैप्स ही हो गई। 90% जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी सेल कर दी गई, क्योंकि अब क्या है, प्राइवेट ओनरशिप आ गई, ठीक है। इनको सेल के लिए डाल दिया प्राइवेट इंडिविजुअल्स, नहीं तो कंपनीज के लिए। और क्या है, मार्केट फोर्सेस अब गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करेगी, ठीक है। अब किसके हिसाब से होंगी ये, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के हिसाब से जो इकोनॉमी है वो ऊपर या नीचे जाने वाली है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा हम देखते हैं डिसअपीयरेंस हो जाती है इंटायर इंडस्ट्रीज की। इसको द लार्जेस्ट गिराज सेल इन द हिस्ट्री की तरह भी बोला जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे करके पूछ लेते हैं, व्हाट इज द लार्जेस्ट गिराज सेल इन द हिस्ट्री। तो इसकी क्या है, जो वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज हुआ करती थी पहले के टाइम पे यूएसएसआर के अंदर, उन्हें अंडर वैल्यूड, नहीं तो थ्रो अवे प्राइजेस पे लोगों को बेच दिया गया। अब सिटीजन्स को वाउचर्स दिए गए थे, ठीक है, ताकि वो इन वाउचर्स की तरह हेल्प से पार्टिसिपेट करें इन बाइंग एंड सेलिंग के, नहीं तो ऑप्शन के अंदर, और इंडस्ट्रीज को खरीदे। बट लोग, नहीं तो सिटीजन क्या करते हैं, अपने वाउचर्स ब्लैक मार्केट के अंदर बेच देते, क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए थे अपने कंज्यूमर गुड्स को खरीदने के लिए। जो रूबल है, रूबल क्या है, रशियन करेंसी है, वो क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है ड्रास्टिकली, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब रेट ऑफ इन्फ्लेशन हाई होगा तो जितनी भी कॉमोडिटीज़ हैं उन सब के प्राइसेस क्या होंगे, वो भी हाई होंगे, जिस वजह से लोगों की जो सेविंग्स हुआ करती थी उस टाइम की, वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब जो कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम था वो भी क्या होता है, डिसइंटीग्रेटेड हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिस वजह से जो फूड सिक्योरिटी पहले के टाइम पे लोगों को एक मिलती थी कलेक्टिव फार्मिंग की वजह से, वो भी क्या हो गया, सिस्टम खत्म हो गया। धीरे धीरे रशिया है वो इंपोर्ट करने लग जाता है फूड, और जो रियल जीडीपी आती है रशिया की 1999 की, वो उल्टा कम होती है 1989 से। और धीरे धीरे जो ट्रेडिंग स्ट्रक्चर था उसमें क्या देखते हैं हम, ब्रेक डाउन देखते हैं जो पुराना सिस्टम था उसके अंदर, ठीक है। ओल्ड सिस्टम था सोशल वेलफेयर का, हमने बताया था ना, यहाँ पे क्या मिलती है लोगों को, सब्सिडीज दी जाती थी, वो क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम आ गया। तो इस वजह से काफी सारा जो लार्ज सेक्शन था लोगों का, वो पॉवर्टी के अंदर धकेल के आ जाता है। और जो मिडिल क्लास थी, उन्होंने या तो अपने आप को एकेडमिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया, नहीं तो वो माइग्रेट हो गए, अगर उनके पास ये पॉसिबिलिटी थी, दूसरी दूसरी कंट्रीज तक। अब धीरे धीरे माफिया आ जाती है काफी सारी कंट्रीज के अंदर, जो कंट्रोल करने लग जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्राइवेटाइजेशन की वजह से नई नई डिस्पैरिटीज कंट्रीज के अंदर हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था। और जितनी भी पोस्ट सोवियत कंट्रीज हुआ करती थी, स्पेसिफिकली रशिया, वो रिच नहीं तो पुअर रीजन्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा हम इनइक्वालिटी देखते हैं लोगों के बीच में इकोनॉमिक वाइज। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ Construction of democratic institution was not given the same attention and priority as demand of economic transaction। अभी क्या बात कर रहा है कि इन्होंने इकोनॉमिक जो ट्रांजेक्शन थी उसको
प्रायोरिटी की तरह लिया, उसके चेंजेस वगैरह को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ध्यान दिया। बट जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे, ठीक है, डेमोक्रेसी भी तो लानी थी ना, इन्होंने पॉलिटिकल चेंजेस भी तो करने थे, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उस पर इतनी सेम अटेंशन इन्होंने दी नहीं, जिस वजह से इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उस टाइम पे ड्राफ्ट जो हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी हुई, ठीक है, जिस वजह से काफ़ी सारे लूप होल्स आ गए, नहीं तो काफ़ी सारी ऐसी पॉलिसीज बन गई जिन पे इन्होंने ज़्यादा सोच विचार नहीं किया और आगे जाके इनके लिए प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और रशिया का भी इसके अंदर हम एग्जाम्पल देखते हैं कि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बना दिया जिसको काफ़ी सारी पॉसिबल पावर्स देती, जिसकी वजह से जो इलेक्टेड पार्लियामेंट था उसके सामने वीक हो गया। सेंट्रल एशियन कंट्रीज में भी हम सेम चीज़ देखते हैं, जो प्रेसिडेंट थे उनको काफ़ी ज़्यादा पावर दे दी गई, जिसकी वजह से वो और अथॉरिटेटिव होता था। इन्होंने रिफॉर्म भी लाए थे ताकि अथॉरिटेटिव सिस्टम से बच सके, बट इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तो अपना जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है वही इतना जल्दी जल्दी में बनाया कि सिस्टम और ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो गया। एग्जाम्पल के लिए तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जब वो फर्स्ट टाइम जीतते हैं 10 साल के लिए, ठीक है, तो अपना पीरियड और एक्सटेंड कर लेते हैं 10 साल के लिए। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा पावर मिल गई है। चेक्स एंड बैलेंसेस का जो सिस्टम हुआ करता था पहले के टाइम पे, नहीं तो जो डिवीजन ऑफ पावर का सिस्टम था उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में इतने ध्यान से बनाया ही नहीं। और जो जुडिशियल कल्चर था इंडिपेंडेंट कंट्रीज का वो भी ढंग से इस्टेब्लिश नहीं हुआ है उसकी कंट्रीज के अंदर, ठीक है। हम्म, अब देखते हैं रशिया धीरे धीरे रिवाइव करने लग जाता है, हमें याद होगा अगर थोड़ा, तो उसकी इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई थी 2000 के अंदर, धीरे 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 थोड़ा 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 अब ऊपर ऊपर आ रहा है, ठीक है। और मोस्टली रिवाइवल्स भी हम देखते हैं बाकी सारी कंट्रीज का, क्यों? जो कि यूएसएसआर का पार्ट होती थी, क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्सेज की ऑयल, नेचुरल गैसेस और मिनरल्स एक्सपोर्ट करने लगते हैं, ठीक है। अज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, ये मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स बन जाते हैं। बाकी सारी कंट्रीज को कैसे रिवाइवल मिलता है? क्योंकि ऑयल पाइपलाइन जारी होती हैं बाकी कंट्रीज के टेरिटरीज के, तो ये सारी कंट्रीज जो ऑयल एक्सपोर्ट कर रही हैं वो क्या करती थी, रेंट पे करती थी उन कंट्रीज को, जिस वजह से क्या हुआ, उनका भी इकोनॉमी रीस्टार्ट हो जाता है। दैट इज टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो मोस्टली जो फॉर्मल सोवियत रिपब्लिक्स हुआ करती थी उनमें काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है, जिनके अंदर काफ़ी सारी कंट्रीज थी जिनके अंदर हम सिविल वॉर देखते हैं, नहीं तो इंसर्जेंसीज देखते हैं। तो कमेंट डाउन बिलो व्हाट इज सिविल वॉर एंड इंसर्जेंसी। चलिए, रशिया के अंदर हम दो रिपब्लिक्स देखते हैं, चेनिया एंड तजाकिस्तान, जिसके अंदर वायलेंट सक्सेशन मूवमेंट होती है। मॉस्को मेथड ऑफ डीलिंग विद चेक्स एंड रिपब्लिक्स की वजह से इनडिस्क्रिमिनेट मिलिट्री बॉम्बिंग होती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे ह्यूमन राइट वायलेशन होते हैं। और हम फेल देखते हैं कि लोगों की जो एस्पिरेशन थी इंडिपेंडेंस की वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। अब सेंट्रल एशियन कंट्री जैसे कि तजाकिस्तान, उधर हम देखते हैं कि सिविल वॉर हो जाती है जो 10 साल तक चलती है, टिल 2001। ये पूरा रीजन जो सेक्शन है यहाँ पे हम देखें काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। उज़्बेकिस्तान में हम देखते हैं जो नागरो karabakh जो लोकल अर्मेनियंस थे वो अ, अपने आप को अलग करना चाहते थे। जॉर्जिया में डिमांड देखते हैं हम इंडिपेंडेंस की, दो प्रोविंसेस में, जिनकी वजह से सिविल वॉर आ जाती है। और काफ़ी सारी मूवमेंट्स हम देखते हैं यूक्रेन, कजाकिस्तान और जॉर्जिया के अंदर, जिसकी वजह से और कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह आते हैं इन सिस्टम कंट्रीज जो कि क्या है, बार बार लड़ती रहती है एक दूसरे के साथ वाटर डिस्प्यूट के ऊपर, साथ साथ में इंस्टेबिलिटी आ जाती है इनकी कंट्रीज के अंदर, जिसकी वजह से डिफिकल्ट हो जाता है ऑर्डिनरी सिटीजन की। एशियन रिपब्लिक्स थी, वहाँ पे बास हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से उनको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलते हैं। सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, वो एक जोन बन जाता है कॉम्पिटिशन का, क्योंकि एक दूसरे से क्या है, बार बार लड़ रहे हैं डोमिनेंस के लिए। आउटसाइड पावर्स एंड ऑयल कंपनी, जो रीजन था नेक्स्ट टू रशिया, चाइना, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। और वेस्ट इज आफ्टर आफ्टर 11 सितंबर 2001 यूएस जो है वो चाहता था अपने मिलिट्री बेसिस इस्टेब्लिश करना, तो पे करता है काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल एशियन कंट्रीज है कि मैं वहाँ पे बेसिस हायर कर रहा हूँ ताकि तुम मुझे अलाउ करो कि मैं अपने एयरप्लेन्स वगैरह तुम्हारी टेरिटरी के ऊपर उड़ा सकूँ ड्यूरिंग द वॉर विद अफगानिस्तान एंड इराक। जो अब रशिया है वो धीरे धीरे इन स्टेट्स को नियर अब्रॉड बोलता है और
चाइना जो है उसका भी इंटरेस्ट धीरे धीरे ऑयल रिसोर्सेज की तरफ बढ़ता रहता है, जिस वजह से ट्रेड काफ़ी ज़्यादा होती है और डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी आने लग जाते हैं लीग्स एंड यूगोस्लाविया, और वो अपनी एक खुद की इंडिपेंडेंट कंट्री फॉर्म कर लेते हैं। धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। बल्खान रिपब्लिक जो यूगोस्लाविया के अंदर है आफ्टर 1991, धीरे धीरे सेवरल प्रोविंसेस जैसे कि क्रोटिया, स्लोवेनिया एंड बुल्गेरिया एंड हेरोजोविनिया, ये धीरे धीरे अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। एथनिक साइड्स जो है वो अपोज करते हैं मैसेकर नॉन्स ऑफ बुल्गेरियंस का, जिसकी वजह से जो नाटो है वो इंटरवीन करता है और इन दोनों जगह पे बॉम्बिंग कर देता है, ताकि वो उस बॉम्बिंग कर रहा है ताकि ये जो वायलेंस हो रहा है उसको रोक सके। बट बाद में और इंटर एथनिक सिविल वॉर हम विटनेस करते हैं रिलेशन पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ। ठीक है, अब इंडिया ने काफ़ी अच्छा रिलेशन अपना बना रखा था पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ, बट धीरे धीरे हम देखते हैं कि अभी भी इंडिया का रशिया और इंडिया जो कि सक्सेसर है यूएसएसआर का, उसके साथ भी अभी भी हमारे रिलेशंस काफ़ी सारे ज़्यादा अच्छे हैं। इंडिया का रिलेशन रशिया के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए। जो इंडियन इंडो रशियन रिलेशंस हैं वो हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट के और कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर बने हैं, क्योंकि दोनों क्या चाहते थे एक बार जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड एग्जिस्ट करना चाहिए। काफ़ी सारे इंडियन हीरोज जैसे कि राज कपूर से लेके अमिताभ बच्चन हाउस होल्ड नेम्स है रशिया के अंदर, और काफ़ी सारी जो पोस्ट सोवियत कंट्रीज हैं वहाँ पे हिंदी फिल्म्स नहीं तो सॉन्ग्स उनके रीजन्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा सुने जाते हैं। इंडिया और रशिया जो है वो एक विजन शेयर करते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड की। ठीक है, मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या है वो तो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अभी भी को एग्जिस्टेंस देखते हैं काफ़ी सारी पावर्स के बीच में इंटरनेशनल सिस्टम पे। कलेक्टिव सिक्योरिटी ये क्या है, हमारे मल्टी पोलर की डेफिनेशन है, ये यहाँ तक है। ठीक है, मोर देन 80 बायलेटरल अग्रीमेंट जो है वो साइन हुए हैं इंडिया और रशिया के बीच में, जो पार्ट बने इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट ऑफ 2001 के। इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट लिया है रशिया का, क्यों? क्योंकि यूएन के अंदर जिसकी इशू है कश्मीर, एनर्जी सप्लाई, पावर शेयरिंग इंफॉर्मेशन, इंटरनेशनल टेररिज्म, इनमें हमेशा रशिया हमें बैक करता है। रशिया जो है वो हमेशा रशिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम दिस रिलेशन बिकॉज इंडिया जो है वो एक सेकंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट है रशिया के लिए, तो हमारा ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है, तो इनको पैसा भी काफ़ी मिलता है इंडिया के मार्केट से। अब जो इंडियन मिलिट्री है उनके जितने भी हार्डवेयर आते हैं वो मोस्टली रशिया से आते हैं। इंडिया जो है वो एक ऑयल इम्पोर्टिंग नेशन है, तो रशिया को प्रॉफिट आता है, क्यों? क्योंकि हम उन्हीं से ही अपना ऑयल इम्पोर्ट करवाते हैं, और स्पेसिफिकली इन्होंने हमारी हेल्प भी करी थी जो ऑयल क्राइसिस विटनेस करते हैं हम इंडिया के अंदर। अब इंडिया जो है वो अपनी एनर्जी रिसोर्सेज काफ़ी सारे इंपोर्ट कराता है रशिया से, नहीं तो रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान की वजह से, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉपरेशन आती है, हम काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करते हैं ऑयल फील्ड्स के अंदर। रशिया जो है कोई एक इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट की तरह आता है। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने हमें क्रोनोजेनिक रॉकेट प्रोवाइड किया था जब इंडिया को नीड थी। रशिया और इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेशन भी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइंटिफिक। वी विल बी डिस्कसिंग द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसएसआर। कोल्ड वॉर एरा के टाइम इंडिया और जो यूएसएसआर है वो एक बहुत ज़्यादा स्पेशल रिलेशन फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिलती है, क्योंकि इंडिया ने क्या ज्वाइन कर रखा था, नाम ज्वाइन कर रखा था, दैट वाज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, बट फिर भी हमने काफ़ी ज़्यादा हमारे जो रिलेशन से अगर हम देखें तो यूएसएसआर के साथ ज़्यादा बेटर हुआ करते थे, जिस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिलती थी कि हम सोवियत कैंप का हिस्सा है। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स देखेंगे हम इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल वाइज कि हम हमारे रिलेशंस क्या हुआ करते थे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फोरेन मार्केट्स की तरह भी आ रखा है। अब इकोनॉमिक पॉइंट की तरफ से हम देखते हैं कि जो सोवियत यूनियन है वो असिस्ट करता है इंडिया की अपना पब्लिक सेक्टर कंपनीज वगैरह को इस्टेब्लिश करने में, जब पहले के टाइम में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ करता था। ये हमें एड भी देता है और टेक्निकल असिस्टमेंट भी देता है। स्टील प्लांट जैसे कि बिल्हाई, राको एंड विशाखापट्टनम, एंड मैकेनिकल प्लांट जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा। जो सोवियत यूनियन है वो एक्सेप्ट करता है इंडियन करेंसी को, जिस टाइम पे इंडिया के पास शॉर्टेज हुआ करती थी फॉरेन एक्सचेंज की।
इस क्या है, यूएसएसआर हमेशा इंडिया की हेल्प करता था जब भी कश्मीर का इशू यूएन में आता था। हमेशा सपोर्ट करता था इंडिया को मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर, स्पेसिफिकली जब हम पाकिस्तान के साथ वॉर में जाते हैं 1971 के अंदर, इंडिया भी जो है वो भी हमेशा सपोर्ट करता था सोवियत फॉरेन पॉलिसीज़ को किसी ना किसी इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि हम अगर डायरेक्टली लिंक हो जाते हैं, अगर हम नाम की तो पॉलिसी अपना ही नहीं रहे। मिलिट्री वाइज इंडिया जो है वो जितने भी उसके हार्डवेयर होते थे वो यूएसएसआर से लेता था पहले के टाइम पे, और काफ़ी सारे टेक्निकल मिलिट्री टेक्निकल कंट्रीज का हिस्सा भी बना था। तो जो सोवियत यूनियन है वो धीरे धीरे काफ़ी सारे अग्रीमेंट्स भी साइन करता है, जिसके अंदर वो अलाउ करता है इंडिया को कि ज्वाइनिंग एक साथ मिलके ये लोग प्रोड्यूस करेंगे मिलिट्री इक्विपमेंट्स। अब कल्चर वाइज हिंदी फिल्म्स और इंडियन कल्चर जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर देखते हैं हम यूएसएसआर के अंदर, और काफ़ी सारे राइटर्स, इंडियन राइटर्स, काफ़ी सारे आर्टिस्ट भी जो है यूएसएसआर को विजिट करते हैं। For watching this video, please like and subscribe.